हेलो एवरीवन। अभी जो है आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ने वाले हैं। सर ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है क्या? हमें तो अभी तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं सर। और इसमें ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसका मतलब क्या होता है बेटा? अगर मैं आपको बता दूं कि आप जो है बेटा रोज कॉन्ट्रैक्ट करते हो, छोटे बड़े जो भी है बेटा, रोज आप कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो। सर कैसे? आप बेटा आपकी डे उठने से, देखिए, मॉर्निंग से तो रात को सोने तक के आप जितनी भी चीज़ें करते हो उस सब में कॉन्ट्रैक्ट आता है। इन सब चीज़ों में कॉन्ट्रैक्ट आता है बेटा, मॉर्निंग से लेके नाइट तक। सर ये कैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बेटा। आप सुबह उठे, आपको पता चला कि अरे यार मेरा ब्रश तो टूट गया, तो आप जो है दुकान में गए अपना टूथब्रश लेने के लिए, ये भी कॉन्ट्रैक्ट है। आपने उन्हें पैसे दिए, उन्होंने आपको टूथब्रश दी, ये क्या है बेटा? ये आपने कॉन्ट्रैक्ट किया। उसके बाद में बेटा आप जो है, आपको ब्रेकफास्ट करना था, आप ब्रेड और बटर देने गए, आपने उन्हें पैसे दिए, उन्होंने आपको ब्रेड और बटर दिया। उसके बाद में बेटा आपको ऑफिस जाना था, आपको आपकी क्लास जाना था, आपने क्या किया? आप बस में बैठे, बस वाले को क्या दिया? बस का भाड़ा दिया। और उसके बदले में क्या किया आपने? जर्नी की। ये भी बेटा आपका कॉन्ट्रैक्ट है। तो सर ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये क्या इतने में ही है? नहीं बेटा, ये तो क्या है, हमारे बेसिक्स एग्जांपल है जो आप रोज करते हो। तो बेटा कॉन्ट्रैक्ट जो है ये आपके डेली लाइफ का हिस्सा है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है बेटा? आपकी डेली लाइफ का हिस्सा है। तो आपको इसको समझते टाइम आपको आपकी डेली लाइफ की चीज़ें इससे रिलेट करनी होगी, ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए। आप सभी के मन में एक डाउट होगा, सर ये सब तो ठीक है, ये तो हमें समझ गया, पर हम जो है सर जब भी बड़ी फिल्म्स देखते हैं या फिर टीवी पे घर वालों के साथ सीरियल्स देखते हैं तो वहाँ पर एक वर्ड हमेशा आता है, आज हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आज हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट मिलना ही चाहिए। अगर मैं ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देता हूँ तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। अगर हम ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। ये सब टर्म्स बेटा आपने टीवी में, सीरियल्स में, मूवीज में बहुत बार देखे होंगे, सुने होंगे। ये सब चीजें यहाँ पर आपने कॉन्ट्रैक्ट सुना, यानी आपने कॉन्ट्रैक्ट ये जो वर्ड है बेटा बहुत बार सुन लिया है, और हर बार बहुत सी चीजें आपने कॉन्ट्रैक्ट कर भी दिया है। आपको आज अभी तक पता ही नहीं था क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सीखा ही नहीं था बेटा। तो ये क्या है बेटा, आपने पहले से आप जो आपकी डेली लाइफ है मॉर्निंग से लेके नाइट तक आप बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट करते हो। आप घूमने जाते हो तब भी आप बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स करते हो। आप मूवीज़ देखते हो, सीरियल्स देखते हो, वेब सीरीज़ देखते हो, उसमें आप बहुत बार सुनते हो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड। ये सब चीज़ें आपने सुनी है, हमें ये कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, हम हमारा उन लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, हमारी डील हुई है। ये सब चीज़ें क्या है आपने सुनी हुई है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हम तोड़ देते हैं तो हमारे साथ अच्छा नहीं होगा, अगर हम ये चीज़ नहीं करते हैं तो ये हमारे साथ अच्छा नहीं होगा। ये सब क्या है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी हुई बात है। पर ये सब आपने अभी तक सिर्फ सुना हुआ है। क्या आपने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट सीखा हुआ था कभी? नहीं सर। क्यों नहीं सीखा था? क्योंकि सर अभी तक हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किसी सिलेबस में देखा ही नहीं था। और जिन लोगों ने सीखा होगा उनके लिए अच्छी बात है बेटा, पर अभी जो हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सीखने वाले हैं ये आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत डीप में सीखने वाले हैं। कैसे सीखने वाले हैं? बहुत डीप और डिटेल में आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सीखने वाले हैं। अभी ये तो आपको एग्जांपल हो गया कि आप मॉर्निंग से नाइट तक बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, बहुत सारे एग्रीमेंट्स करते हैं, आपने कॉन्ट्रैक्ट बहुत बार सुना हुआ भी है बेटा। अभी हम देखते हैं कि इनका क्या कहना है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। देखिए,
कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट enforceable at law made between two or more persons by which rights are acquired by one or more to act or forbearance on the part of the others. Contract is an agreement creating and defining obligation between the parties. यानी सबसे पहली चीज यहाँ पर क्या कहा है, ये क्या है, बिटवीन द टू और मोर पर्सन्स। यानी ये चीजें कैसी होती है बेटा, टू पर्सन्स के बीच में होती है या टू और मोर पर्सन्स। ठीक है भाई साहब, हम ये तीसरा आदमी भी निकाल लेते हैं। इनके बीच में क्या होती है, जो भी चीजें, क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। जो क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। बाय विच राइट्स आर एक्वायर्ड बाय वन और मोर। यहाँ पर क्या होता है बेटा, राइट्स जो है या तो एक ने या फिर इन दोनों ने एक्वायर किए हुए। टू एक्ट और फोरबेरेंस ऑन द पार्ट ऑफ अनदर, किसी के बिहाफ पर एक्ट करने के लिए, किसी के बिहाफ पर एक्ट करने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक एग्रीमेंट है जो क्या डिफाइन करता है, ऑब्लिगेशन डिफाइन करता है बिटवीन द पार्टीज। अब ये जो है बेटा, ये क्या है, पार्टी, ये भी क्या है, पार्टी, और ये भी क्या है, पार्टी। खाने पीने वाली पार्टी नहीं बेटा, ये पर्सन है, इसे हम पार्टीज कहते हैं, इसे हम पार्टीज कहते हैं। बहुत बार आप सुनते होगे बेटा, सीरियल्स में सुनते होगे, आज पार्टी से मिलने जाना है, आज पार्टी से मिलने जाना है। ये जो वर्ड्स है बेटा, आप जो बहुत बार सुनते हैं, यही हमें कॉन्ट्रैक्ट में यूज होने वाले हैं और इससे आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। देखिए सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं। अभी यहाँ पर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट क्या है ये बताएं। अब बेटा हम पढ़ेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट सर कहाँ से आया है, ये कॉन्ट्रैक्ट हमें पढ़ना कैसे है, इसमें कौन सी चीज़ें हमें पढ़ना है। तो देखिए बेटा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया बेटा, 1872 में। कब आया, 1872। It lays down principle relating to information and enforceability of contract। और इसमें क्या दिया है बेटा, प्रिंसिपल रिलेटिंग टू फॉर्मेशन, क्या कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन कैसा होगा, इसकी इन्फोर्सेबिलिटी कैसी रहेगी। रूल्स गवर्निंग द प्रोविजन ऑफ एन एग्रीमेंट एंड ऑफर, इसमें एग्रीमेंट एंड ऑफर्स के रूल कैसे रहेंगे। वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जैसे इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज एंड एजेंसी। इट ऑल्सो कंटेन्स पर्टेनिंग टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें कौन सी प्रोविजन है बेटा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच मतलब तोड़ना, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के बाद क्या, इसकी भी प्रोविजंस यहाँ पर दी हुई है। तो देखिए बेटा, यहाँ पर हमने देखा था हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट के लिए जाना है। अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया तो ये सब चीजें, इन सब चीजों की जो टर्म्स आप सुनते आए हो बेटा, वो भी आपको यहाँ पर सीखना है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, थोड़ा इंफॉर्मेटिव नॉलेज यहाँ इन्होंने दिया हुआ है। अ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्स्टिट्यूट मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मर्केंटाइल और कमर्शियल लॉ। ये जो कमर्शियल लॉ की सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। इट अफेक्ट्स एवरीबडी, मोर सो ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री। ये किसे किसे अफेक्ट करता है बेटा, सबको, ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, सब जगह कॉन्ट्रैक्ट। हमने देखा है कि हम सुबह उठकर मॉर्निंग से नाइट तक हम कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब ये सबको अफेक्ट करता है, ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, सब जगह। इट मे बी सेड दैट कॉन्ट्रैक्ट इज द फाउंडेशन ऑफ सिविलाइज्ड वर्ल्ड। हम ये कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, फाउंडेशन है एक सिविलाइज्ड वर्ल्ड का। सर ये इतनी सारी बातें कर रहे हैं, पर ऐसा क्यों कह रहे हैं ये हम देखेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872। कब आया बेटा ये, फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872। अब इस एक्ट का, हर एक एक्ट में बेटा प्रियम्बल होता है। इसका प्रियम्बल क्या कहता है देखिए, द प्रियम्बल टू द एक्ट सेज दैट इट इज एन एक्ट टू डिफाइन, इट इज एन एक्ट टू डिफाइन, किस लिए बनाया गया है, टू डिफाइन एंड अमेंड सर्टन पार्ट्स ऑफ लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। ये किस लिए बनाया गया है, टू
डिफाइन यानी कुछ डिफाइन करने के लिए या अमेंड करने के लिए, किस चीज को, सर्टन पार्ट्स ऑफ लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ जो लॉ है उसमें की चीजें डिफाइन करने के लिए और उसे अमेंड करने के लिए। द एक्ट इज बाय नो मीन्स exhaustive on the law of contract. It does not deal with all branches of law of contract. Thus, contract relating to partnership, sale of goods, negotiable instrument, insurance, etc. are dealt by separate act. ये क्या है बेटा, सब branches of contract को deal नहीं करता है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू पार्टनरशिप, पार्टनरशिप से जुड़ा हुआ जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, सेल ऑफ गुड्स से जुड़े हुए जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इंश्योरेंस, ये सब इनके लिए क्या है बेटा, सेपरेट एक्ट्स बने हुए हैं। क्या है, सेपरेट एक्ट बने हुए हैं। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मेजरली डील्स विद जनरल प्रिंसिपल एंड रूल्स गवर्निंग कॉन्ट्रैक्ट। ये किससे डील करता है बेटा, जनरल प्रिंसिपल्स, एकदम जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और रूल्स, जो भी रूल्स है इस कॉन्ट्रैक्ट को गवर्न करते हैं उससे रिलेटेड बात करता है। द एक्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, और ये जो एक्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये कैसा है बेटा, टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सबसे पहला पार्ट है सेक्शन 1 to 75, इट डील्स विद जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड अप्लाइज टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। ये क्या है बेटा, जनरल प्रिंसिपल्स है सेक्शन 1 to 75 तक, ये कैसे है, सबको अप्लाई होते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, उनका नेचर कैसा भी रहो ये सबको अप्लाई होते हैं। उसके बाद में देखिए सेकंड पार्ट इज सेक्शन 124 to 238, इट डील्स विद स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये किससे डील करते हैं, स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हो गया, गारंटी हो गया, बेलमेंट है, प्लेज है, एजेंसी है। ये सब क्या है बेटा, हमारे एक्ट, हमारा एक्ट कैसा है, हमारा एक्ट कब आया, इस चीज की इंफॉर्मेशन है। समझ गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बार आगे बढ़ने से पहले ये पैराग्राफ आपको याद करा देते हैं अच्छे से। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब का है बेटा, 1872, ये कब आया, 1st day of September 1872। प्रियम्बल क्या कहता है, प्रियम्बल कहता है द एक्ट इज, ये किस लिए है, टू डिफाइन एंड अमेंड सर्टन पार्ट ऑफ लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। और ये बेटा हमारा जो एक्ट है वो कैसा है, दो पार्ट में है। सबसे पहला सेक्शन 1 to 75 और सेकेंड वाला कौन सा है, 124 to 238। और सबसे पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट किससे डील करता है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। किससे डील करता है बेटा, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। और सेकंड पार्ट किससे डील करता है, काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से, स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से, जैसे इंडेमनिटी है, गारंटी है, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, ये सब चीज़ों को कौन सा पार्ट डिस्कस करता है, सेकंड पार्ट। अभी देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पर हमारे मेन बात आ गई सर, ये है कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हैज डिफाइंड कॉन्ट्रैक्ट इन सेक्शन 2 क्लॉज एच। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन कहाँ डिफाइन की है, सेक्शन 2 क्लॉज एच में। अब कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या कहती है, देखिए एन एग्रीमेंट, ये क्या है, एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। ये क्या है बेटा, एक एग्रीमेंट है जो एनफोर्सिएबल बाय लॉ है। ठीक है सर, हम इसको मान लेते हैं कि ये क्या है, एक एग्रीमेंट है जो क्या है, एनफोर्सिएबल बाय लॉ है। ये क्या है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। देखिए यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा होगा, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक एग्रीमेंट है जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है। ठीक है सर, मान लिया। आगे देखते हैं। द डेफिनेशन इंडिकेट्स दैट द कॉन्ट्रैक्ट इसेंशियली कंसिस्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट पार्ट। फर्स्ट देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। हमारी डेफिनेशन में देखकर हमें ये तो दिख रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्ट्स हैं, एक एग्रीमेंट और the first must be an agreement and second such as agreement must be enforceable by law। और हमारी जो एग्रीमेंट है, हमारा जो एग्रीमेंट है वो कैसा होना चाहिए, enforceable by law होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, enforceable by law।
टू बी इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट मस्ट बी कपल्ड विद एन ऑब्लिगेशन। अब इन्फोर्सेबल होने के लिए एग्रीमेंट को किसके साथ कपल होना चाहिए बेटा? ऑब्लिगेशन के साथ। ये इनका कहना है। अ कॉन्ट्रैक्ट देयरफॉर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स, एग्रीमेंट एंड ऑब्लिगेशन। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉम्बिनेशन है। किस दो एलिमेंट्स का? एग्रीमेंट का और ऑब्लिगेशन का। ठीक है, अगर इनका कहना है कि ये एग्रीमेंट और ऑब्लिगेशन का कॉम्बिनेशन है तो सर अब हम जान लेंगे कि एग्रीमेंट क्या होता है। ठीक है बेटा, जान लेते हैं एग्रीमेंट क्या होता है। द एग्रीमेंट गिव्स बर्थ टू अ कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट को बर्थ देती है। हमने कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में क्या देखा था? एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। यानी अगर एग्रीमेंट ही नहीं रही तो वो एनफोर्सेबल बाय लॉ होगी क्या बेटा? नहीं। तो एग्रीमेंट क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट को बर्थ देता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में क्या दिया हुआ है? एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट समझना है तो हमें एग्रीमेंट तो समझना ही पड़ेगा। तो ठीक है, एग्रीमेंट समझ लेते हैं। एग्रीमेंट की डेफिनेशन क्या दी है? एज पर सेक्शन 2E ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2E में क्या दिया है? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। अब सर फिर से नए वर्ड्स। अब सर ये एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट, ये क्या एग्रीमेंट है? अब देखिए, इट इज एविडेंट फ्रॉम द डेफिनेशन गिवन अबाउ दैट एन एग्रीमेंट इज बेस्ड ऑन प्रॉमिस। हमें जो डेफिनेशन दी है उसमें क्या दिख रहा है? क्लियर एग्रीमेंट किस चीज के ऊपर डिपेंड है बेटा? प्रॉमिस, क्योंकि डेफिनेशन की स्टार्टिंग क्या होती है? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस। ये क्या है? हमारी स्टार्टिंग है। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज प्रॉमिस। अभी हमने देखा सर कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है। ये तो हमें समझ गए कि सर ये तो हमें आपने बता दिया कि एग्रीमेंट क्या है? एनफोर्सेबल बाय लॉ है। अब सर एग्रीमेंट क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट को बर्थ देती है। क्यों? क्योंकि अगर एग्रीमेंट नहीं रहा तो उसे एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ नहीं मिलेगी, और अगर ये दोनों चीजें नहीं रही तो कॉन्ट्रैक्ट बनना तो इम्पॉसिबल है सर। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। उसके बाद में सर हमने ये भी देखा कि एग्रीमेंट तो नेसेसरी है। फिर हमने एग्रीमेंट की डेफिनेशन देखी। एग्रीमेंट की डेफिनेशन हमें कहती है एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। अब हमने यहाँ पर देखा सर एग्रीमेंट क्या है? एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। अब सर ये प्रॉमिस क्या होता है? ये भी हमें बता दीजिए। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ेंगे प्रॉमिस क्या होता है। प्रॉमिस का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2B, किसके अनुसार बेटा? सेक्शन 2B के अनुसार। व्हेन द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड, जब किसी पर्सन को, द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड सिग्निफाई हिज असेंट देयरटू, वो क्या करता है बेटा? उसका असेंट देता है। प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। प्रपोजल क्या माना जाता है? इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम प्रॉमिस, और जब प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाता है तब उसका क्या बनता है बेटा? प्रॉमिस। देखिए अभी हमारे मन में क्या सवाल था कि सर प्रॉमिस क्या है? प्रॉमिस क्या है? देखिए, व्हेन द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड, ऐसा पर्सन जिसको प्रपोजल दिया हुआ है, सिग्निफाइज इज असेंट देयरटू, उसकी जो असेंट देता है, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। प्रपोजल क्या माना जाता है बेटा? एक्सेप्टेड। अब प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम प्रॉमिस, और जब ये प्रपोजल जो है ये जब एक्सेप्ट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉमिस। An agreement therefore comes into existence when one party makes a proposal or offer to other party and that other party signifies his assent thereto. In a nutshell, an agreement is sum total of offer and acceptance. Agreement किसकी total है बेटा? offer and acceptance की। अभी हम यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल में एक छोटी सी स्टोरी देख लेंगे बेटा। देखिए, ये तो बंदे आपको दिख रहा है, ये बेटा हैप्पी फेस, ये हमारा चिंटू,
ये कौन है बेटा? हमारा चिंटू है। और ये स्मार्ट बॉय कौन है बेटा? ये हमारा बंटी है। अब ये चिंटू और बंटी दोनों लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं बेटा। अब ये दोनों लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। अब इन दोनों के बीच में कुछ बातें चालू है। इन दोनों के बीच में क्या चालू है बेटा? कुछ बातें चालू है। अब चिंटू के घर पे एक बाइक पड़ी है बेटा। चिंटू के घर पर क्या पड़ी है? एक बाइक पड़ी है। अब चिंटू को मन में सवाल आया कि यार बंटी जो है रोज ऑफिस जाता है, ऑटो से जाता है, कभी बस से जाता है, कभी मुझे छोड़ना पड़ता है, तो क्यों ना मेरी जो बाइक है मैं बंटी को बोलूँ कि ये बाइक तू खरीद ले। ये बाइक अगर तू खरीदेगा तो तुझे ऑफिस में जाने की जो भी प्रॉब्लम होती है वो तो तेरी सॉल्व हो जाएगी। ये चिंटू के दिमाग में चल रहा है। ये कहाँ चल रहा है बेटा? चिंटू के दिमाग में चल रहा है। अब चिंटू ने क्या कहा? बंटी तू ऑफिस जाता है तो तेरे को बस से जाते समय या ऑटो से जाते समय कोई प्रॉब्लम नहीं होती? बंटी कहता है हाँ यार प्रॉब्लम तो होती है, हाँ प्रॉब्लम तो होती है, पर क्या करूँ अभी मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है। अब चिंटू क्या कहता है बेटा कि चल ठीक है, मैं तुझे एक ऑफर देता हूँ। मैं तुझे क्या देता हूँ? एक ऑफर देता हूँ। तू मेरी गाड़ी खरीद ले, तू मेरी गाड़ी खरीद ले और इस गाड़ी के बदले मुझे तू 40,000 रुपये दे दे। ये क्या की बेटा? ये उसने ऑफर किया। अब बंटी ने क्या कहा? ठीक है ये गाड़ी मैं खरीदता हूँ, ये गाड़ी मैं खरीदता हूँ, मैं तुझे 40,000 रुपये दे दूंगा। अब बेटा हम इस स्टोरी में यहाँ रुक जाते हैं। अभी तक हमारी स्टोरी कहाँ तक आई है बेटा? चिंटू ने बंटी को ऑफर दिया था कि तू मेरी गाड़ी खरीद ले। अब बंटी ने क्या कहा? हाँ मैं ये गाड़ी खरीद लेता हूँ। अब देखिए आइए, अब इसे हम कहेंगे क्या? क्या बेटा? अब इसे हम कहेंगे क्या कि बंटी ने चिंटू को प्रॉमिस किया, बंटी ने चिंटू को प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हारी गाड़ी खरीदूंगा। देखिए प्रॉमिस की डेफिनेशन देख देते हैं बेटा, कोई हमें डाउट नहीं चाहिए। प्रॉमिस क्या कहता है? देखिए when the person to whom proposal is made, देखिए यहाँ पर person to whom proposal is made, यहाँ पर प्रपोजल किसे दिया है? बंटी को दिया है। किसे दिया है प्रपोजल? बंटी को दिया है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। signifies his assent thereto, signifies his assent thereto, यहाँ पर हमारे चिंटू ने बंटी को क्या प्रपोजल दिया था? क्या ऑफर दी थी? कि तू मेरी गाड़ी खरीद ले, उसके बदले में मुझे पैसे दे दे। अब इसने गाड़ी खरीदने के लिए हाँ कहा। जैसे ही इसने गाड़ी खरीदने के लिए हाँ कहा तो क्या इसने जो ऑफर दी थी ये उसने एक्सेप्ट किया बेटा? हाँ सर, इसने जो ऑफर दिया था कि तू मेरी गाड़ी खरीद ले, ये इसने एक्सेप्ट कर दिया। अब देखिए हमारी डेफिनेशन क्या कहती है? द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड, यहाँ पर प्रपोजल किसको दिया था बेटा? बंटी को दिया था। प्रपोजल किसको दिया था? बंटी को दिया था। आगे की लाइन, सिग्निफाइज हिज असेंट देयरटू, इसने क्या किया? उसके ऊपर अपनी असेंट दिया कि हाँ भाई मैं गाड़ी खरीदूंगा। उसके बाद में द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, और ये जो प्रपोजल इसने बंटी को दिया था ये कैसा माना जाता है? एक्सेप्टेड। ये कैसा माना जाता है? एक्सेप्टेड, कि उसने हाँ कहा वो मेरी गाड़ी खरीदेगा। अब आगे देखिए, सबसे मेन चीज, अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस। प्रपोजल जो एक्सेप्ट करते हैं वो क्या है? प्रॉमिस। क्या हम इस स्टोरी में कह सकते हैं चिंटू ने जो प्रपोजल बंटी को दिया उसने जैसे ही उस प्रपोजल को यस कहा उसने वो प्रपोजल एक्सेप्ट किया, और जैसे ही प्रपोजल एक्सेप्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉमिस। तो ये हम कह सकते हैं कि अभी बंटी ने जो है
बंटी ने चिंटू को प्रॉमिस किया हुआ है कि वो उसकी गाड़ी खरीदेगा। यहाँ तक समझ में आ रहा बेटा? वेरी गुड, आगे देखते हैं। एग्रीमेंट देयरफॉर an agreement therefore comes into existence when one party makes a proposal offer to the other party and that other party signifies his assent. In nutshell, agreement is a total sum of offer and acceptance. अब यहाँ पर ये जो प्रॉमिस हुआ है, हमने क्या देखा था बेटा? एग्रीमेंट की डेफिनेशन देखते हैं। एग्रीमेंट की डेफिनेशन क्या कह रही है, इसको मिटा देते ताकि आपको बहुत अच्छे से फिर से पढ़ते आएगा। 1 सेकंड का काम है बेटा आपने दिया। अब देखिए एग्रीमेंट की डेफिनेशन क्या है। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। क्या यहाँ पर एग्रीमेंट हुआ? ये लाइन पढ़ दो। An agreement therefore comes into existence when one party make a proposal or offer to other party. अब बेटा यहाँ पर one party और other party किससे कहते हैं बेटा? इससे अगर हम one party पकड़ेंगे, ये एक पार्टी है, तो ये क्या है बेटा? बंटी हमारी अदर पार्टी है। बंटी क्या है? हमारी अदर पार्टी है। And that party signifies his assent. एंड दैट पार्टी सिग्निफाइज हिज असेंट, यानी ये पार्टी ने इस पार्टी को कुछ ऑफर दिया, उस पार्टी ने उसकी असेंट दिया, उसका जवाब दिया हाँ या ना, तो इसने हाँ कहा। इन नटशेल एग्रीमेंट इज अ सम टोटल ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। इसका मतलब एग्रीमेंट क्या है? 2 चीजों की टोटल है, एक ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। और ये किस चीज का है बेटा? एग्रीमेंट का। अब सर एग्रीमेंट से हम गए थे प्रॉमिस में, हमको समझ गया सर प्रॉमिस क्या है। अब सर हम प्रॉमिस से आएंगे एग्रीमेंट में, क्योंकि प्रॉमिस की बात कहाँ की गई है? एग्रीमेंट में की गई है, और एग्रीमेंट की बात कहाँ की गई है? कॉन्ट्रैक्ट में की हुई है। और हमें सीखना क्या है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट। वेरी गुड। देखिए एग्रीमेंट की डेफिनेशन, एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। अभी यहाँ पर एग्रीमेंट के लिए उन्होंने क्या कहा था कि एग्रीमेंट ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की प्लस है, और वहाँ क्या कहा है? एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। यहाँ पर कंसिडरेशन का मतलब क्या है बेटा? समथिंग इन रिटर्न। यहाँ पर कंसिडरेशन का मतलब क्या है बेटा? समथिंग इन रिटर्न, किसी के बदले में कुछ मिलना, किसी के बदले में समथिंग इन रिटर्न। तो अब एग्रीमेंट क्या, इस हमारे एग्जांपल में एग्रीमेंट हो गया बेटा दोनों के बीच में। चिंटू ने कहा था बाइक खरीदेगा, ये क्या थी बेटा? ऑफर दिया। इस ऑफर को इसने एक्सेप्ट किया जब when one person हमने देखा था यहाँ पर, when one person to whom proposal is made, इसने इसको जो प्रपोजल दिया, he signifies his assent कि हाँ, he signifies his assent कि हाँ मैं गाड़ी खरीदूंगा। अब ये जो गाड़ी खरीदूंगा ये क्या है बेटा? असेंट सिग्निफाई किया। अब प्रपोजल जो एक्सेप्ट किया, द प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, और जो प्रपोजल हम एक्सेप्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉमिस। अब ये जो प्रॉमिस है, यहाँ पर प्रॉमिस हुआ, उसके बाद की स्टेज देखिए, इन्होंने क्या बात किया कि मैं तुझे गाड़ी दूंगा, तू मुझे बदले में क्या देगा? इसके रिटर्न में क्या देगा? 40,000 रुपए। क्या देगा बेटा? रिटर्न में क्या देगा? 40,000 रुपए। अब इसको चिंटू ने जो बंटी को गाड़ी दिया, उसको गाड़ी के रिटर्न में क्या मिला? 40,000। और जो हमारे बंटी ने इसे 40,000 रुपीज दिए, उसको 40,000 के रिटर्न में क्या मिला बेटा? बाइक मिली। तो ये क्या हुआ? हमने अभी एक कंसेप्ट देखा था बेटा, समथिंग इन रिटर्न, यानी ये क्या हुआ? दोनों के लिए कंसिडरेशन। ये क्या हुआ बेटा? दोनों के लिए कंसिडरेशन। अब क्या यहाँ पर एग्रीमेंट है? हाँ सर, हमें तो यहाँ पर एग्रीमेंट दिख तो रहा है सर,
कैसे बेटा? देखिए एग्रीमेंट की डेफिनेशन क्या है? एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। देखिए यहाँ पर प्रॉमिस था, हाँ प्रॉमिस था, फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर हो रहा है, दोनों के लिए कुछ ना कुछ कंसिडरेशन है बेटा। इसके लिए बाइक के बदले 40,000 और इसके लिए 40,000 के बदले ये बाइक है बेटा। ड्राइंग थोड़ी सी खराब है, बाइक अच्छी है बेटा दिखने में, यहाँ दिख नहीं रही है उतनी अच्छी, ठीक है। ये बाइक है बेटा, ये क्या है? दोनों के लिए कंसिडरेशन फॉर्म कर रहा है, यानी इन दोनों के बीच में अब क्या हो गया बेटा? एग्रीमेंट हो गया। इन दोनों के बीच में क्या हो गया? एग्रीमेंट हो गया है। क्या है पर सब चीजें अब मेंशन है, ऑफर मेंशन है, प्रॉमिस है, ऑफर को एक्सेप्ट किया, ऑफर को यस कहा। तो देखिए फ्रेश पेज पर फिर से एक बार डिस्कस करेंगे बेटा। ये हमने दिया यहाँ पर ऑफर, इसको कहा यस, इसको क्या बोलते हैं? सिग्निफाइज इज असेंट। अब ये जो ऑफर को यस कहा है ये क्या हुई? एक्सेप्टेड। जब ऑफर एक्सेप्ट होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉमिस। अब ये जो प्रॉमिस है, अब ये प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस ये जब दो पार्टीज के लिए, किसके लिए बेटा? दो पार्टीज के लिए, दोनों के लिए कुछ ना कुछ कंसिडरेशन फॉर्म करते हैं, कुछ ना कुछ कंसिडरेशन फॉर्म करते हैं, उससे हम क्या कहते हैं? एग्रीमेंट कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? एग्रीमेंट कहते हैं। ठीक है बेटा, आपको अभी पूरा दिख रहा है? इसे हम क्या कहते हैं? एग्रीमेंट कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर क्या डायग्राम निकाली हुई है। एग्रीमेंट दो चीजें दी हुई है, प्योरिटी ऑफ पर्सन और कंसेंसस एड आइटम। देखिए पढ़ते इसको। देयर मस्ट बी टू और मोर पर्सन to make agreement because one person cannot enter into an agreement with himself। यहाँ पर क्या कहा उन्होंने? एग्रीमेंट में कौन सी दो चीजें चाहिए? प्यूरिटी ऑफ पर्सन एंड कंसेंसस एड आइटम। देखिए प्यूरिटी ऑफ पर्सन क्या कहता है? देयर मस्ट बी टू और मोर पर्सन, देयर मस्ट बी और टू और मोर पर्सन, हमें दो या ज्यादा से लोग चाहिए, दो या ज्यादा लोग चाहिए टू मेक एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट बनाने के लिए, क्योंकि वन पर्सन कैन नॉट एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विथ हिमसेल्फ। क्या आप खुद के साथ एग्रीमेंट कर सकते हो? क्या आप खुद से बात करोगे भाई आज आइसक्रीम खाना है, हाँ ठीक है आइसक्रीम खाने चलते हैं, क्या ये आप खुद से बात कर सकते हो? नहीं। आप किससे बात करोगे बेटा? आप किसी और को पूछोगे। जब आप किसी और को ऑफर दोगे वो उसे एक्सेप्ट करेगा और वो प्रॉमिस हो जाएगा, ये प्रॉमिस आपके लिए कुछ कंसिडरेशन फॉर्म करेगा, तब क्या होगा? तब आपका एग्रीमेंट होगा। तब क्या होगा? तब आपका एग्रीमेंट होगा। अभी सेकंड चीज है कंसेंसस एड आइटम। ये क्या कहता है? द मीटिंग ऑफ माइंड इज कॉल्ड कंसेंसस एड आइटम। It means both parties to the agreement must agree about the subject matter of the agreement in the same sense at the same time। देखिए मीटिंग ऑफ माइंड क्या बात कर रही है? मीटिंग ऑफ माइंड, इसका मतलब दोनों पार्टीज के बीच में क्या होना चाहिए? मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए, दोनों ने सेम चीज के लिए सोचना चाहिए। देखिए एक मीटिंग ऑफ माइंड के लिए एग्जांपल देते हैं। ये दो और लोग है बेटा, ये दो और लोग हैं, अब इन्हें भी हमें कुछ नाम देना होगा। ये देखिए बहुत खुश है भाई, ये थोड़ा सा सैड सा बैठा है। अब ये जो सैड सा बैठा हुआ आदमी है, अब ये है हमारा बेटा, फिर से हम हमारी, ये है हमारा चिंटू और ये है हमारा बेटा बंटी। अब चिंटू और बंटी दोनों बैठे थे, दोनों में बातें चल रही थी। ये थोड़ा सैड बैठा था, भाई साहब बहुत खुश थे।
और ये इनकी बात कर रहे थे, बहुत दिन हो गए हमने हमारी पहचान वाली शॉप पर आइसक्रीम खाने तो गए ही नहीं, बहुत दिन से लॉकडाउन चालू है, ये सब चीज़ें तो हम बाहर गए ही नहीं, आइसक्रीम तो हमारा खाना हुआ ही नहीं। फिर बंटी भाई साहब थोड़े से हंसने लग गए। बंटी भाई साहब थोड़े से, अरे एक्सट्रीमली सॉरी बेटा, ये तो बंटी का मुंह हमने गायब कर दिया था, कोई बात नहीं वापस ला दिया। अब भाई साहब बहुत खुश हो गए, क्योंकि आइसक्रीम क्या है, बंटी की फेवरेट चीज़ है, आइसक्रीम क्या है उसकी बहुत फेवरेट चीज़ है। चिंटू भाई साहब ने बोला कि बहुत दिन हो गए आइसक्रीम नहीं खाया, इन्होंने बोला हाँ यार बहुत दिन हो गए आइसक्रीम तो खाया ही नहीं। अब यहाँ पर चिंटू ने और एक चीज़ बोली, बहुत दिन हो गए हम बाहर जाकर पाव भाजी भी नहीं खाए, बाहर का खाना वैसा भी बंद है। तो इसने कहा हाँ यार पाव भाजी को तो मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। अब बेटा इसने कहा, अब चिंटू ने क्या कहा, चल चलते हैं, चल चलते हैं। अब बंटी ने इसको हाँ तो कहा, पर ये भाई साहब सोच रहे हैं कि हम आइसक्रीम खाने जाएंगे, और ये भाई साहब सोच रहे हैं कि हम पाव भाजी खाने चलते हैं। क्या दोनों के माइंड में एक ही चीज चल रही है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बात तो दोनों की हुई। चिंटू ने बंटी को दोनों चीज की याद दिलाई, एक आइसक्रीम की भी याद दिलाई और एक पाव भाजी की भी याद दिलाई। अब जैसा ही इसने कहा कि चल चलते हैं, तो चिंटू ने ये सोचा कि यार आइसक्रीम खाने चलेंगे, और बंटी ये सोच रहा था कि हम पाव भाजी खाने चलेंगे। क्या बेटा ये दोनों के माइंड में एक ही चीज है? क्या दोनों के माइंड में एक ही चीज है? नहीं। बंटी इस माइंड से चल रहा है कि हम आइसक्रीम खाने चलेंगे, और सॉरी बेटा चिंटू इस माइंड से चल रहा है कि हम आइसक्रीम खाने चलेंगे, और बंटी क्या सोच रहा है कि हम पाव भाजी खाने चलेंगे। तो क्या देखिए यहाँ पर हमें जो दिया है, a meeting of mind is called consensus ad addendum. It means both the parties to agreement must agree about the subject matter of agreement in the same sense and at the all time. सब टाइम देखिए यहाँ पर इसने जब आइसक्रीम की याद निकाली बेटा, तो ये भी कह रहे थे हाँ यार बहुत दिन से आइसक्रीम मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। जब इसने पाव भाजी की याद निकाली, तो ये भी कह रहा था हाँ यार बेटा पाव भाजी, हाँ यार मैं भी पाव भाजी बहुत मिस कर रहा हूँ। तो क्या अब इन दोनों के माइंड में सेम चीज़ चल रही थी? जब ये आइसक्रीम की बात कर रहा था तो इसके भी माइंड में आइसक्रीम की बात थी, जब ये पाव भाजी की बात कर रहा था तो इसके भी माइंड में पाव भाजी की बात थी। पर जैसे ही इसने कहा चल, तो ये क्या है बेटा, इसके माइंड में अलग और इसके माइंड में अलग चीज चल रही थी। तो क्या ऑल द टाइम दोनों के माइंड में सेम चीज चल रही थी? नहीं। अब हम इस एग्जाम्पल को बेटा थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब इस एग्जाम्पल को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं और ऐसा सोचते हैं कि यहाँ पर जो है बेटा पाव भाजी की बात हुई नहीं, यहाँ पर पाव भाजी की बात हुई नहीं। इसने कहा आइसक्रीम खाना, बहुत दिन हो गए आइसक्रीम नहीं खाया। इसने भी कहा कि हाँ यार बहुत दिन हो गए आइसक्रीम नहीं खाया, बहुत इच्छा होती है आइसक्रीम खाने की। अब जैसे ही इसने कहा बहुत इच्छा होती है आइसक्रीम खाने की, पर वहाँ ज़्यादा हम जाते नहीं हैं तो आइसक्रीम खाना होता नहीं है। अब चिंटू ने कहा कि चल चलते। चिंटू ने कितना कहा बेटा? बस इतना ही कहा कि चल चलते। बंटी ने कहा कि हाँ ठीक है चल। अब यहाँ पर दोनों के माइंड में ये फिक्स है, क्योंकि यहाँ पर बात किसकी हो रही थी बेटा? आइसक्रीम खाने की बात हो रही थी। अब इसने जैसे ही चल बोला, तो ये क्या है बेटा? आइसक्रीम खाने से रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड बात आई कि चल चलते हैं। यानी ये जो बात किससे रिलेटेड कर रहा है बेटा? आइसक्रीम खाने से रिलेटेड कर रहा है। तो यहाँ पर दोनों के माइंड में एक ही चीज है, आइसक्रीम। तो क्या दोनों का मीटिंग ऑफ माइंड हो गया? हाँ सर, दोनों का मीटिंग ऑफ माइंड हो गया, क्योंकि दोनों के माइंड में एक ही चीज चल रही है, हमें आइसक्रीम खाने जाना है। जैसे ही इसने कहा कि चल आइसक्रीम खाने चलते हैं, इसने कहा यस आइसक्रीम खाने चलते हैं। ठीक है बेटा, ये क्या है? ये हमारा कंसेंसस एड आइटम है। हमने यहाँ पर सब लाइंस देखी, देखिए
It means both the parties to an agreement must agree about the subject matter of agreement in the same sense at the same time. सेम टाइम में, उसी सेंस में दोनों ने सोचना चाहिए, उसी सेंस में दोनों ने सोचना चाहिए. हमारी एग्जाम्पल में जब पाव भाजी वाला विषय था बेटा, तब बंटी क्या सोच रहा था कि पाव भाजी की बात हो रही है, और चिंटू क्या सोच रहा है, नहीं यार आइसक्रीम खाने चलते हैं. तो क्या दोनों भी उस टाइम पर सेम चीज के लिए अपने दिमाग में सोच रहे थे? नहीं बेटा, एक अलग सोच रहा था और एक अलग सोच रहा था. तो किसी भी चीज के लिए मीटिंग ऑफ माइंड, यानी दोनों ने भी एक ही सब्जेक्ट मैटर पर सोचना, दोनों ने भी एक ही सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड बात करना, इसे हम क्या कहते हैं? मीटिंग ऑफ माइंड कहते हैं. इसे हम क्या कहते हैं? मीटिंग ऑफ माइंड. यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर एक ही था, आइसक्रीम. यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर क्या था बेटा? एक ही था, आइसक्रीम. आगे देखते हैं. अब आगे क्या कह रहा है, देखिए. ऑब्लिगेशन. हमने क्या देखा था बेटा? एग्रीमेंट और ऑब्लिगेशन. हमने एग्रीमेंट तो देख लिया, अब हम देखने वाले हैं ऑब्लिगेशन क्या है. देखिए, एन ऑब्लिगेशन इज अ लीगल ड्यूटी टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग व्हाट वन हैज प्रॉमिस्ड टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग. ऑब्लिगेशन क्या है? देखिए, ऑब्लिगेशन क्या है? लीगल ड्यूटी है. क्या करने के लिए? टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, कुछ करने के लिए या कुछ नहीं करने के लिए. व्हाट वन हैज प्रॉमिस्ड टू डू, किसी ने प्रॉमिस किया है करने के लिए, और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, या कुछ नहीं करने के लिए. अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन अराइजेस फ्रॉम अ बार्गेन बिटवीन पार्टीज टू एग्रीमेंट हु आर कॉल्ड द प्रोमिसर और प्रोमिसी. यहाँ पर देखिए क्या कहा है? प्रोमिसर और प्रोमिसी के बीच में. तो प्रोमिसर और प्रोमिसी कौन होता है सर? ये तो आपने बताया नहीं. कोई बात नहीं बेटा. अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है प्रोमिसर कौन है और प्रोमिसी कौन है. सेक्शन 2B says that when one person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. ये हमने देखा था. The proposal when accepted become promise, ये भी हमने देखा था. हमने ऊपर वाले एग्जांपल में देखा था बेटा कि when the person to whom proposal is made, किसने प्रपोजल दिया था बेटा? चिंटू ने बंटी को. द प्रपोजल इज मेड, बंटी ने क्या कहा? यस कहा. सिग्निफाइज हिज असेंट. द प्रपोजल, जो प्रपोजल चिंटू ने दिया था बंटी को, इज सेड टू बी एक्सेप्टेड. और एंड द प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड, फिर जो प्रपोज जब आप एक्सेप्ट करते हो उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉमिस. In broad sense, therefore, contract is exchange of promise by two or more person. Contract क्या है? exchange है किसका? promise का. किसके? two or more persons में. resulting in an obligation to do or abstain from doing a particular act where such obligation is recognized and enforced by law. और ये जो obligation है वो law से recognize होना चाहिए. अब देखिए राइट्स एंड ऑब्लिगेशन में क्या क्या आता है. ऑब्लिगेशन आप सबको समझ गया क्या बेटा? एक एग्जांपल देंगे, अगर आपको नहीं समझा होगा तो. देखिए यहाँ पर हमारा एग्जांपल देंगे. सबसे हर बार हमें क्या चाहिए बेटा? टू पार्टीज. हमारी टू पार्टीज फिक्स है. थोड़ा सा इसे हम बड़ा निकालेंगे. हमारी टू पार्टीज कैसी है बेटा? फिक्स है. ये जो हमेशा खुश रहता है ये कौन है? हमारा चिंटू. और ये हमेशा ऐसा रहता है ये कौन है? हमारा बंटी. दुखी आत्मा है बंटी. बंटी हमेशा ही सैड रहता है. और चिंटू कैसा है? मस्त मौला इंसान, हमेशा हैप्पी रहता है बेटा. आगे बढ़ते हैं. देखिए ऑब्लिगेशन क्या कहता है? ऑब्लिगेशन इज अ लीगल ड्यूटी to do or abstain from doing one has promised to do or abstain from doing. यहाँ पर abstain from doing का मतलब क्या है बेटा? कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना. अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो बातें चल रही थी, तो यहाँ पर क्या है? इसने इसकी बाइक दी और ये बोलते बोलते कह रहा था कि बेटा देख मैंने
तू जो ऑफिस में जाता है तुझे बहुत तकलीफ होती है, ये देखकर तुझे बाइक दी है, इस बाइक को लेकर के तू आवारागर्दी ना करियो, आवारागर्दी अगर करेगा तो मैं मेरी बाइक वापस दे दूंगा। ठीक है, अब ये क्या है, इसने टू डू और अब्सटेन टू डू, यानी कुछ करने के लिए कुछ नहीं करने के लिए। तो अब इसके पास जो इसके ऊपर क्या है बेटा, ऑब्लिगेशन है। कैसा, लीगल ऑब्लिगेशन है कि ये बाइक देकर अच्छे काम करेगा, आवारागर्दी नहीं करेगा। ये क्या है, इसका ऑब्लिगेशन है कुछ करने के लिए, टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। अब यहाँ पर क्या टू डू है, टू डू में क्या आता है कि ये ऑफिस जाने के लिए, अपने काम के लिए सब चीज़ें इस्तेमाल करे, और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग क्या, इसका गलत इस्तेमाल ना करे, आवारागर्दी ना करे, बाइक देकर ऐसा घूमे ना। ठीक है बेटा। A contractual obligation arises from bargain between the parties to agreement who are called promisor और promisee। दोनों के बीच में जो भी बार्गेन होता है वहां से ये obligations आते हैं। उसके बाद में हमने ये देखा प्रॉमिस, और आखिरी में क्या देखा था, देखिए therefore a contract is an exchange, contract is an exchange of promises by two or more person resulting in an obligation to do or abstain from do a particular act where such obligation is recognized and enforced by law। वो obligation कैसा होना चाहिए, recognized और वो law से enforced होना चाहिए, जो law जिसको परमिशन दे सके, ऐसे एक्ट होने चाहिए। ऐसे एक्ट नहीं होने चाहिए कि जिसको लॉ परमिशन ना दे। उसके बाद में देखिए राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, वेयर पार्टीज हैव made a binding contract they have created rights and obligation between themselves। वो उनके बीच में क्या करते बेटा, राइट्स और ऑब्लिगेशंस क्रिएट कर देते। अ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस आर कोरिलेटिव्स। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स और ऑब्लिगेशन कैसे बेटा, कोरिलेटिव है, एक दूसरे से जुड़े हुए। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, A agreed to sell his car for rupees 1 lakh। In this example following rights and obligations have been created। अब ये जो हमारा एग्जाम्पल है उसमें देखिए नीचे हमें क्या दिया है, राइट्स और ऑब्लिगेशन क्रिएट हो चुके हैं। कैसे राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, A is under an obligation to deliver car to B, B has a corresponding right to receive the car। अगर A और B के बीच में क्या हुआ है बेटा, एग्रीमेंट हुआ है। देखिए ए एग्रीज विद बी टू सेल हिज कार फॉर रुपीज बी इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू पे टू ए हैज कोरिलेटिव राइट टू रिसीव मनी। उसको क्या है बेटा, ये जो भी पैसे यहाँ पर दिए हुए ये पैसे देने का अधिकार है। देखिए A is under an obligation to deliver car to B। A किस ऑब्लिगेशन में है कि वो B को कार दे, और B has a corresponding right to receive car। अब जबकि A का क्या है बेटा, A का ऑब्लिगेशन है, A का ऑब्लिगेशन है कि वो B को कार दे, वैसे ही अब B का राइट भी है कि उसको कार मिले। समझ रहे, अगर A का ऑब्लिगेशन है कि वो B को कार दे, तो इसी ऑब्लिगेशन के साथ साथ बी का ये राइट बन चुका है कि उसे कार मिले। उसके बाद में देखिए बी इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू पे मनी। अब जैसे बी का ऑब्लिगेशन है कि वो ए को कार के बदले में पैसे दे, अब इसी के साथ साथ इधर ए का राइट भी हो गया कि उसे कार के बदले में पैसे मिले। बहुत सिंपल है बेटा, समझ रहा है आपको, कोई बात नहीं। हमारे चिंटू बंटी जिंदाबाद। ये दोनों है। हंसने वाला कौन बेटा, बहुत बढ़िया, जो हमेशा हंसता रहता है वो कौन है, हमारा चिंटू। और ये हमारा दुखी आत्मा, इसका नाम क्या है बेटा, बंटी। चिंटू और बंटी। अब चिंटू और बंटी के बीच में ऊपर एक बात हुई थी बेटा, गाड़ी से रिलेटेड, याद है आपको। यहाँ पर उसकी गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी ये बार थोड़ी अच्छी निकालेंगे बेटा, ताकि आप लोगों को जो है वो गाड़ी देखने में थोड़ी मज़ा आ जाए। ये हमारी गाड़ी है बेटा,
ये ऐसा, ठीक है बेटा, ये गाड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी गाड़ी बेटा ये ऐसी ही दिखेगी, ठीक है। इस गाड़ी की बात हुई थी। अब बेटा इस गाड़ी की जो बात है इसमें क्या हुआ था, चिंटू गाड़ी देने वाला था बंटी को, और बंटी क्या देने वाला था, 40,000 रुपये चिंटू को। अब यहाँ पर जैसे ही ये सब चीज़ें हुई तो अब चिंटू का ऑब्लिगेशन क्या है कि वो बंटी को गाड़ी दे। चिंटू का ये ऑब्लिगेशन है कि वो बंटी को गाड़ी दे। अब ये जो बंटी है, अब ये जो बंटी है इसी का इसके साथ साथ राइट भी बन चुका है, इसी का इसके साथ साथ राइट भी बन चुका है कि वो क्या है, उसको गाड़ी मिले। एक का ऑब्लिगेशन, चिंटू का जो ऑब्लिगेशन है वो इसका राइट है, चिंटू का जो ऑब्लिगेशन है बेटा वो इसका राइट है, और इसका ऑब्लिगेशन क्या है कि वो चिंटू को 40,000 रुपीज़ दे, वो चिंटू को क्या दे, 40,000 रुपीज़ दे। अब जो बंटी का ऑब्लिगेशन है वो चिंटू का क्या है बेटा, राइट है। जो बंटी का ऑब्लिगेशन है वो चिंटू का राइट है, इसका ऑब्लिगेशन इसका राइट, इसका ऑब्लिगेशन इसका राइट। समझ रहे, इसीलिए यहाँ पर क्या लाइन दी है बेटा, देखिए, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन आर कोरिलेटिव्स, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन एंड राइट्स आर कोरिलेटिव्स, ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। देखिए चिंटू का क्या ऑब्लिगेशन है, उसे बंटी को क्या देना है, वेरी गुड, उसे बंटी को क्या देना है, बाइक देनी है। और बंटी का क्या ऑब्लिगेशन है, उसे चिंटू को 40,000 रुपीज़ देना है। अब यहाँ पर जो चिंटू का ऑब्लिगेशन था बेटा बाइक देना, वो बंटी का क्या हो चुका है, राइट हो चुका है कि उसे बाइक मिलनी चाहिए, उसे बाइक अब मिलनी चाहिए। पर और देखिए यहाँ पर जो बंटी का ऑब्लिगेशन था 40,000 रुपीज़ देना, वो चिंटू का क्या बन चुका है, राइट बन चुका है कि उसको बाइक के बदले 40,000 चाहिए। और इसी तरह का एग्जाम्पल यहाँ पर भी हमने देखा। एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है बेटा, ए एग्रीज विद बी, ये हमने एग्जाम्पल देखा है। तो यहाँ पर देखिए बी का क्या है, ए इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कार टू बी, ए का क्या है, ऑब्लिगेशन है बी को कार देना। अब जैसे ही ए का ये ऑब्लिगेशन है तो ये बी का क्या हुआ, राइट, ये ए का ऑब्लिगेशन बी का राइट, और बी का ऑब्लिगेशन किसका राइट है बेटा, ए का राइट। क्यों, क्योंकि ये क्या है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस आर कोरिलेटिव, ये क्या है बेटा, एक दूसरे से कोरिलेटिव है। ये हमारा राइट्स एंड ऑब्लिगेशन हो गया। अब नेक्स्ट चीज पे बढ़ते हैं, एग्रीमेंट विच आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। हमने देखा था अभी तक एग्रीमेंट, सर जो एग्रीमेंट्स एनफोर्सेबल बाय लॉ है वो कॉन्ट्रैक्ट है, ये बहुत सिंपल सी बात हमने देखी थी। एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है वो कॉन्ट्रैक्ट है। एग्रीमेंट्स की डेफिनेशन, एग्रीमेंट की डेफिनेशन हमने देखी थी सर, एग्रीमेंट में हमने प्रॉमिस देखा था, प्रॉमिस की डेफिनेशन हमने देखी सर। पर ये क्या है, ऐसे कौन सी चीज एग्रीमेंट्स है जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे, ऐसी कौन से एग्रीमेंट्स है जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे। देखते हैं ऐसी कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसे हम एग्रीमेंट्स नहीं कहेंगे। एग्रीमेंट्स इन विच आइडिया ऑफ बार्गेन इज अब्सेंट, ऐसे एग्रीमेंट्स जहां पर आइडिया ऑफ बार्गेन इज अब्सेंट, देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। ऐसी चीजें जहां पर कोई बार्गेन नहीं कर रहा है, जहां पर कोई लीगल रिलेशन नहीं क्रिएट कर रहा है, वो क्या है, एग्रीमेंट्स नहीं है। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं देखते हैं। एग्रीमेंट रिलेटिंग टू सोशल मैटर्स, कौन सी चीज है बेटा, एग्रीमेंट्स रिलेटिंग टू सोशल मैटर्स। देखिए पढ़ते हैं, एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पर्सन्स टू गो टुगेदर टू द सिनेमा और फॉर अ वॉक डज नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। ये क्या है बेटा, लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं क्रिएट करती है on their part to abide by it. Similarly, if I promise to take you for dinner and break that promise, I do not expect it to be liable to legal penalties. There cannot be any offer and acceptance to hospitality.
ऐसी कोई भी ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं है हॉस्पिटैलिटी के लिए। ठीक है, अब हम ये दोनों चीज़ें पढ़ लेंगे, फिर हम एग्जाम्पल्स के साथ हमारे पास एग्जाम्पल के लिए कौन दोनों है बेटा, चिंटू और बंटी जिंदाबाद। देखिए, डोमेस्टिक अरेंजमेंट्स बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, डोमेस्टिक अरेंजमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, ये चीज़ क्या कहती है? इन बाल्फर वर्सेस बाल्फर, अ हस्बैंड वर्किंग इन ए सैलून had agreed in writing to pay a housekeeping allowance to his wife living in England. On receiving the information that she was unfaithful to him, उसे क्या information मिली कि she was unfaithful to him, he stopped the allowance. He was held to be entitled to do so, or this was mere domestic arrangement with no intention to create legal binding relations, therefore there were no contract. और यहाँ पर क्या कहा था उन्होंने कि यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना है। ठीक है, अब ये दो चीज़ें हम हमारे एग्जाम्पल के साथ डिस्क्राइब करेंगे। आ जाओ भाई, दोनों भाई साहब। अरे ये देखिए, ये एक भाई है हमारा और ये एक भाई है। भाई अच्छा निकालते हैं। आप पहचानेंगे बेटा चिंटू कौन है और बंटी कौन है? यहाँ पर हमारा चिंटू कौन है? वेरी गुड। और ये हमारा दुखी आत्मा है बंटी। अब देखिए बेटा क्या बात कर रही है, ऐसे कौन से एग्रीमेंट्स है, ऐसे कौन से एग्रीमेंट्स है जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते? तो उन्होंने क्या बात की, ऐसे जो एग्रीमेंट्स जहां पर बार्गेनिंग पावर नहीं है, जहां पर क्या है, बार्गेनिंग पावर नहीं है, और कोई इंटेंशन नहीं है कि आप कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करें, आप कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करें। हमने जो बाइक का एग्जांपल दिया था वहां पर क्या थे बेटा, राइट्स थे, ऑब्लिगेशंस थे। अगर आपका राइट वायलेट होता है तो आप क्या है, रेमेडीज मांग सकते थे। आपका ऑब्लिगेशंस था, आपको वो करना था, आप उस चीज़ को करने के लिए लीगली बाउंड थे, आपको लीगली वो चीज़ करनी थी। जैसे ही हमने एग्जांपल देखा बाइक वाले एग्जांपल में, अगर ये सब चीज़ें होने के बाद में भी अगर पैसे देने के बाद बाइक नहीं मिलती थी या फिर बाइक देने के बाद पैसे नहीं मिलते थे, तो आपके पास लीगल रेमेडीज अवेलेबल थी, जो रेमेडीज या फिर आप जो है कोर्ट में जाकर ये सब चीज़ें सॉल्व कर सकते थे कि सर मैंने इसको पैसे दिए, अब ये मुझे बाइक नहीं दे रहा है। या फिर इसका अपोजिट होता था, आप बोलते थे कि मैंने इसको बाइक तो दे दी सर ये, पर मुझे पैसे नहीं दे रहा है। ये सब चीज़ें क्या हुई, यहाँ पर लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हुआ है। यहाँ पर क्या क्रिएट हुआ बेटा, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हुआ है। वहाँ पर कंसिडरेशन ये पॉइंट आ चुका था। अब यहाँ पर देखते हैं हम कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पर लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हो रहा है। जहाँ पर लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हो रहा है, ये क्या है, एक डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स है। देखिए चिंटू जो है बेटा, हमारा चिंटू जो है वो ऐसे ही एक दिन रोड से जा रहा था, ये हमारा रोड है बेटा, इस रोड से जा रहा था। हम देखते हैं पर रोड पे ऐसा होता है। वेरी गुड, ये रोड हमने निकाल दिया है। अब इस रोड से जाते जाते चिंटू ने कहा, क्या कहा, अरे बंटी भाई कैसा है? क्या कहा बेटा, अरे बंटी भाई कैसा है? बंटी ने जवाब दिया, कुछ नहीं भाई बैठा हो, क्योंकि बंटी क्या है, हमारा दुखी आत्मा है और चिंटू हमेशा हैप्पी रहता है। चिंटू ने इसे कहा कि बहुत दिन हो गए यार, कहीं बाहर गए नहीं, कहीं बाहर जाना तो चलता ही नहीं है। एक काम करते, चल सुबह उठकर कल रनिंग पे जाते हैं, सुबह उठकर एक छोटा सा वॉक देते हैं, फ्रेश एयर में अच्छा लगेगा, एकदम हेल्दी फील होगा। बंटी ने कहा ठीक है जाएंगे। अब बेटा चिंटू ने बोल तो दिया कि हम सवेरे जाएंगे। अब बंटी जो है सुबह उठकर कॉल कर रहा है चिंटू को, भाई वॉक को जाना है, कॉल उठा, भाई वॉक को जाना है, कॉल उठा। चिंटू भाई साहब सोए रहे, चिंटू भाई साहब उठे 10, इन्हें फ्रेश एयर फील करना था, पर ये भाई साहब कब उठे, 10। जैसे इन्होंने कॉल उठाया 10 बजे, इन्होंने कॉल बैक किया बंटी को, अरे यार कल मैं वेब सीरीज देखते बैठा तो रात को लेट सो गया, सुबह उठा ही नहीं, हम अब कल जाते हैं, अब हम कल जाते हैं। क्या बेटा ये डिसाइडेड टाइमिंग पे वॉक पर गए? नहीं,
क्या है, डिसाइडेड टाइमिंग पर वॉक पर क्या, कि यहाँ पर कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करी थी, नहीं। क्या यहाँ पर कोई बार्गेनिंग पावर थी, यहाँ पर कोई दोनों के बीच में प्रॉपर एग्रीमेंट हुआ था, क्या किसी ने ऑफर देके, ऑफर एक्सेप्टेंस फिर कंसिडरेशन समथिंग इन रिटर्न, क्या ये सब चीज़ें थी, क्या कोई राइट ऑब्लिगेशंस यहाँ पर थे, लीगल राइट्स ऑब्लिगेशंस थे, नहीं। ऐसी केसेस में ये क्या है बेटा, यहाँ पर ऑफर एक्सेप्टेंस तो था, ऑफर एक्सेप्टेंस तो था, यहाँ पर एग्रीमेंट भी हो गया था, क्योंकि ऑफर दी थी, एक्सेप्टेंस हुआ था, प्रॉमिस हुआ था, प्रॉमिस एंड सेटअप प्रॉमिस फॉर्मिंग एग्रीमेंट हुआ था। तो देखिए बेटा, ये एग्रीमेंट जो है ये एग्रीमेंट ही रहेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। क्यों सर, ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि बेटा मॉर्निंग वॉक पर जाना ये सब चीज़ें क्या है, ये एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, ये एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं। इन सब चीज़ों का अगर आप पालते हो तो ठीक है, पर इसे तोड़ना, इस चीज़ को तोड़ना, मॉर्निंग वॉक के लिए बुलाया और नहीं गया, इसके लिए क्या कोई सज़ा मिलती है, क्या कोई रेमेडीज मिलेगी, क्या आप कोर्ट में जाओगे, इसने मुझे कहा था कि मॉर्निंग वॉक पे चलना है और फ़ोन ही नहीं उठाया, क्योंकि ये क्या है बेटा, डोमेस्टिक लेवल के एग्रीमेंट्स हैं, ये क्या है बेटा, आपके डोमेस्टिक लेवल के एग्रीमेंट्स है, सोशल मैटर्स है, छोटे छोटे। देखिए यहाँ पर भी एक एग्जांपल है, यही एग्जांपल है, वॉक के लिए जाना है और इट डज नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट टू अवॉइड इट। ये बात तो सही है, इसने कहा तो था कि सर बेटा हम कल वॉक पे जाएंगे, पर क्या ये इसके प्रॉमिस को या फिर इसकी बात को मानने के लिए क्या उससे अवॉइड था, क्या ये इसका ऑब्लिगेशन था, लीगल ऑब्लिगेशन था कि सवेरे उठकर मुझे वॉक को जाना ही है, नहीं, ये लीगल ऑब्लिगेशन नहीं था। अगर ये इसके ऑब्लिगेशन को, अगर ये इसकी चीज़ को, ये जो बोल रहा है कि हम कल वॉक पर जाते हैं और इसको तोड़ देता है, तो क्या बेटा यहाँ पर कोई लीगल उसके खिलाफ एक्शन होगी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये एग्रीमेंट्स तो थे पर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं थे, क्योंकि ये कैसा है बेटा, यहाँ पर लीगल रिलेशनशिप कोई क्रिएट नहीं कर रहा है, लीगल रिलेशनशिप नहीं क्रिएट हो रही है। इसी तरह की ये एग्जांपल्स हैं, यहाँ पर भी एग्जांपल दिए कि डिनर के लिए जो भी बात है, और ऐसे टाइम अगर आप प्रॉमिस ब्रेक करते हो तो आई डू नॉट एक्सपेक्ट टू बी लाइबल टू लीगल पेनल्टीज। क्या यहाँ पर चिंटू के ऊपर कोई लीगल पेनल्टी लगेगी, नहीं सर, वॉक को जाना था, बात किया, ठीक है, सब फिक्स हो गया, पर मैं उठा ही नहीं, चिंटू उठा ही नहीं सवेरे, वेब सीरीज देखते बैठा और भूल गया कि हमने बंटी को बताया कि हमें वॉक पर जाना है। बंटी बेचारा रात को अपना नेट ऑफ कर कर सो गया कि नहीं कल सुबह मुझे मॉर्निंग वॉक जाना यानी जाना ही है। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा फर्स्ट, क्या था, एग्रीमेंट्स रिलेटिंग टू सोशल मैटर्स, एग्रीमेंट रिलेटिंग टू सोशल मैटर्स। अब हम देखते हैं दूसरा वाला क्या है, डोमेस्टिक अरेंजमेंट बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ। ये यहाँ पर इन्होंने केस दिया बेटा बेल्फर वर्सेस बेल्फर, ये केस दिया है बेल्फर वर्सेस बेल्फर। यहाँ पर क्या था, देखिए हम इस केस को समझ लेंगे, इस रास्ते से हम आगे जाते हैं यहाँ पर, ठीक है बेटा। ये दोनों कौन है, नहीं रे, ये अब हस्बैंड वाइफ है, हमारी एग्जाम्पल में ये हस्बैंड वाइफ है, ये हस्बैंड है बेटा हमारा, ये हमारी वाइफ है, ये खुश है, वाइफ को थोड़ा सा, ठीक है बेटा। ठीक है, ये हमारे हस्बैंड वाइफ है, भाई को थोड़ा हंसता हुआ दिखाएंगे। अब देखिए केस क्या कह रही है, हस्बैंड वर्किंग इन ए सीजन, ये क्या है बेटा, सीजन यानी अभी का जो है हमारा श्रीलंका, हैड एग्रीड इन राइटिंग टू पे हाउस कीपिंग अलाउंसेस टू हिज वाइफ इन इंग्लैंड। ये भाई साहब कहाँ रह रहे थे, ये भाई साहब, इनको थोड़े बाल निकाल देते हैं, स्मार्ट मैन, ये भाई साहब कहाँ रह रहे थे, अलग कंट्री में, और वहां से इनको क्या भेजना था बेटा, मनी भेजना था, किसे, अपनी वाइफ को,
जो कहाँ रह रही थी, इंग्लैंड में रह रही थी। कहाँ रह रही थी बेटा, इंग्लैंड में। अब देखिए आगे क्या कहा है, टू हिज वाइफ लिविंग इन इंग्लैंड ऑन रिसीविंग इन्फॉर्मेशन दैट शी वॉज अनफेथफुल टू हिम। इसे क्या इन्फॉर्मेशन मिली बेटा कि ये जो है इसके साथ अनफेथफुल है। अनफेथफुल है मतलब इसके साथ जैसा रहना चाहिए, ये वाइफ है और वाइफ ने हस्बैंड के साथ रहना चाहिए, पर बेटा उसको कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली कि उसकी वाइफ उसके साथ अनफेथफुल है, उसकी वाइफ उसके साथ अनफेथफुल है। तो उसने क्या किया बेटा, ये जो पैसे भेज रहा था वो पैसे भेजना बंद कर दिया। अब अगर इसको कोई इन्फॉर्मेशन देगा कि बेटा तेरी वाइफ जो है वो तुम्हारे साथ अनफेथफुल बिहेवियर कर रही है, तो इसने क्या किया, अपने पैसे भेजना बंद कर दिया। अब जैसे ही पैसे भेजना बंद कर दिया, और उसका क्या था, वो ये करने के लिए एंटाइटल था क्योंकि उसको अपनी वाइफ को हाउसकीपिंग के लिए पैसे देने थे। दिस वॉज मेयर डोमेस्टिक अरेंजमेंट विथ नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगली बाइंडिंग रिलेशन, देयरफॉर देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट। अब वाइफ का कहना था कि आपने मुझे पैसे देने चाहिए, आपने मुझे पैसे देने चाहिए। अब क्या बेटा यहाँ पर कोई लीगल उन्होंने इंटेंशन था या फिर कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था दोनों के बीच में, नहीं, ये बाहर रह रहा था इसलिए इसकी वाइफ को इंग्लैंड में रहने के लिए हाउस कीपिंग के लिए पैसे भेजता था। अब इसकी वाइफ इसको अनफेथफुल बिहेवियर कर रही थी तो इसने इसको बंद कर दिया। अब ये क्या है बेटा, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं, ये क्या है, हस्बैंड और वाइफ के बीच में की एक छोटी सी प्रॉमिस है जो इसने नहीं परफॉर्म किया, दिया नहीं। देखिए यहाँ पर देयर वाज अ नो कॉन्ट्रैक्ट, a mere domestic arrangement with no intention to create legal binding relations। इसमें कहाँ पर कोई लीगली बाइंडिंग रिलेशंस नहीं थे, इसलिए यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। अब आइए देखते हैं ये क्या कह रहा है, 3 कॉन्सिक्वेंसेज फ्रॉम द अबव डिस्कशन। हमारे ऊपर के डिस्कशन से इन्होंने 3 कॉन्सिक्वेंसेज निकाले। क्या निकाले हैं, ठीक है पढ़ते हैं। टू कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होने के लिए क्या चाहिए, पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। इतने डिस्कशन के बाद में सर हमको एक चीज तो सबसे पहली पता चल गई कि भाई सबसे पहले क्या होना चाहिए, लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। अगर लीगल रिलेशनशिप हुआ तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। The law of contract is law of those agreement which create legal obligation and those obligation have their source in agreement। हमको क्या समझा सर, दूसरी बात कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ऐसे सोर्स में एग्रीमेंट्स में आता है जो ऑब्लिगेशन क्रिएट करती है और ऑब्लिगेशंस क्रिएट करती है। देखिए, और तीसरा पॉइंट क्या है, एग्रीमेंट इज जेनस ऑफ विच कॉन्ट्रैक्ट इज स्पेसी and therefore all contracts are agreement, all contracts are agreement। सब कॉन्ट्रैक्ट क्या है बेटा, एग्रीमेंट्स है, बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, और सब एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। हमने पढ़ा था कुछ एग्रीमेंट्स जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, पर बेटा जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सब के सब तो एग्रीमेंट रहेंगे ही। ये 3 चीजें हमने ऊपर के डिस्कशन से निकाली है, ठीक है बेटा। हमने अभी तक क्या क्या देखा था, देखिए हमने देखा कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया, 1 डे ऑफ सितंबर 1872। उसके बाद में हमने कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन देखी थी। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है, एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है बेटा। उसके बाद में हमने देखा था इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, एग्रीमेंट एंड ऑब्लिगेशन। उसके बाद में हमने ऑब्लिगेशन देखा, हमने देखा था प्रॉमिस देखा था, एग्रीमेंट की डेफिनेशन देखी थी। एग्रीमेंट में क्या देखा था हमने, एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस, एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस क्या, फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। कंसिडरेशन का मतलब क्या देखा था बेटा हमने, समथिंग इन रिटर्न। हमने क्या देखा था, समथिंग इन रिटर्न। उसके बाद में हमने प्रॉमिस देखा था, प्रॉमिस की डेफिनेशन देखी थी हमने, when one person to whom proposal is made signifies his assent, when one person to whom proposal is made signifies his assent, the proposal is said to be accepted। proposal क्या है, is said to be accepted, और proposal जब accept हो जाता है तो वो क्या है, promise। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल दिए थे हमारे भाई साहबों का, चिंटू और बंटी का। इनके एग्जाम्पल में देखिए, इन्होंने कहा बाइक खरीदोगे, इन्होंने कहा यस,
ये क्या है, प्रपोज, इन्होंने क्या किया, एक्सेप्ट, ये एक्सेप्टेंस क्या हुआ, प्रॉमिस, प्रॉमिस, सेट ऑफ प्रॉमिस, इनके लिए कंसिडरेशन फॉर्म कर रहा था, इसके लिए बाइक के बदले पैसे, पैसे के बदले बाइक, ये क्या हुआ, एग्रीमेंट हुआ। इन दोनों की चीज क्या लॉफुल है बेटा, बाइक खरीदना, बाइक बेचना क्या लॉफुल है, वेरी गुड। ये जो लॉफुल चीज है वो क्या हुए, एनफोर्स बाय लॉ है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ जब हो जाएगा तब वो हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। ऑब्लिगेशन, हमने ऑब्लिगेशन देखा, राइट एंड ऑब्लिगेशंस देखे थे। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन कैसे बेटा, कोरिलेटिव है, जिसका यहाँ पर बाइक देना अगर ऑब्लिगेशन है तो पैसे मिलना राइट है, बाइक पैसे देना ऑब्लिगेशन है तो बाइक मिलना राइट है, ये क्या है, कोरिलेटिव है। हमने देखा था ऐसे एग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जैसे सोशल मैटर्स के और डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स, अरेंजमेंट्स बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, और इसमें से हमने ये तीन चीजें, 3 कॉन्सिक्वेंसेस फॉलो फ्रॉम द डिस्कशन, हमने हमारे डिस्कशन से ये 3 चीजें देखी थी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है बेटा, थैंक यू एवरीवन।